हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। आपकी भारी डिमांड पर ढेरों कमेंट के बाद हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वन शॉट लेक्चर। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड लेक्चर था। बहुत टाइम से आप लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो यार अब ये सही समय है, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर अपना किया अदर बुक्स के बाद, उसके बाद ही जीएसटी करना चाहिए। हमारा करिकुलम भी ये कहता है और हमारी किताबें भी ये कहती हैं। बट स्कूल्स में कभी कभी जीएसटी पहले करा दिया जाता है जर्नल से पहले, कोई बात नहीं। हम आज जीएसटी लेकर आए हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है, किन पर लगाया जाता है, किन पर नहीं लगाया जाता, सब जान जाओगे आज इस लेक्चर के अंदर। जर्नल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कैश बुक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अदर बुक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन सब के अंदर जीएसटी का इंटरवेंशन कैसे होगा, कैसे जीएसटी रिकॉर्ड किया जाएगा, यह भी आज मैं आपको बता दूंगा एक ही बारी में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन समझने वाली बात है। इस चैप्टर को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक बात बच्चों को जरूर कहता हूं, चाहे वो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हों, चाहे वो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हों, चाहे वो यूट्यूब वाले बच्चे हों, मैं हर वक्त एक बात कहता हूं कि यह चैप्टर जीवन में एक बार इंसान इतने शिद्दत से पढ़ता है, इसके बाद मतलब जीएसटी जो टॉपिक है वो आगे जाकर ना कम लगेगा। 12th में तो लगेगा ही नहीं, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में आओगे कहीं ना कहीं जीएसटी आएगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीएस वगैरह करोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का एक सब्जेक्ट आएगा, वहां पर जाकर जीएसटी लगता है। तो इतना गैप आ जाता है और कई बच्चे तो उस ट्रैक पर जाते ही नहीं है। लेकिन जब भी अपना धंधा करोगे, अकाउंटेंट बनोगे, तो वहां पर जीएसटी आएगा ही आएगा। भाई इतना तो काम करोगे ना कि जीएसटी देना लेना शुरू कर दोगे, तो तब जीएसटी तंग करेगा, तो समझ नहीं होगी, तब जो अकाउंटेंट बोलेगा तो आपको करना पड़ेगा या दोबारा सीखना पड़ेगा। तो शिद्दत से पढ़ने के लिए आज ही ये मौका है। मतलब जानकारी, सुपीरियरिटी जो बाकी बच्चों के पास नहीं है, आपके पास होगी जीएसटी का पूरा ज्ञान। तो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली टाइम जब आप पढ़ते हो। तो इस चैप्टर की थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किताबों से टीएस गरेवाल, डीके गोयल, इसके पढ़ने के बाद मैं ऑलमोस्ट सब कुछ लेकर आया हूं, लेकिन फिर भी कोई जो चीज मैंने छोड़ दी है, मतलब जो चीजें आप सेल्फ पढ़कर भी समझ सकते हो, या सिर्फ रीडिंग जो है, एक एक लाइन को जो पढ़ना है, एमसीक्यू करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, वो जरूर करना। दैट्स माय एडवाइस टू यू, ठीक है जी। अब इस लेक्चर को देखकर आपको हल्का सा भी बेनिफिट मिला, आपको लगा कि जीएसटी पढ़ने में मजा आया या हमारे करिकुलम, हमारी ग्रोथ हुई, तो कमेंट सेक्शन में #LoveYouLearnAndFunCommerce लिखना ना भूलें, हमें हौसला मिलता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, कॉन्सेप्ट, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आने से पहले, थैंक्स टू मोदी जी जीएसटी लेकर आए, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली मोदी जी ने अप्रूवल दिया जीएसटी का, हमारे इकोनॉमिस्ट ने बोला होगा, बड़े बड़े दिग्गजों ने बोला होगा जीएसटी लेकर आया जाए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आए, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मिली जुला, यानी पहले क्या होता था, पहले वैट होता था, गुड्स के ऊपर वैट लगता था, सर्विसेज दोगे तो सर्विस टैक्स लगता था, एंटरटेन हो रहे हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स होगा। पहले हर एक चीज के लिए अलग अलग टैक्स होता था। अब इन्होंने कोशिश की है कि वन नेशन वन टैक्स बनाने की। ये टैगलाइन आपने सुनी होगी, जीएसटी जब आया तो ये टैगलाइन के साथ आया था, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है जी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई हैं, कुछ चीजों को छोड़कर, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी इसके अंदर आ चुकी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी बताऊंगा। तो देखो, वन नेशन वन टैक्स तो ठीक है, लेकिन जो टैक्सेस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सरकार जिसके ऊपर थोपेगी, भरना भी उसी को पड़ेगा। वो आगे अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे मेरी इनकम का टैक्स चाहकर भी मेरी बीवी नहीं भर सकती। हाँ, अंदर ही खाते मुझे पैसे दे दे सरकार को देने के लिए, लेकिन मेरे अकाउंट से जाएंगे, मेरे पैन कार्ड से जाएंगे। मैं चाहकर भी अपनी माँ का टैक्स अपने ऊपर नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कह सकता भाई मेरी माँ का टैक्स मैं दूंगा, दूध का खर्च अदा करेगा उसका बेटा, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मेरी माँ का टैक्स मेरी माँ को ही भरना पड़ेगा, उशांग का टैक्स उशांग भरेगा, आपका टैक्स आप भरोगे। मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसको, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी किसको भरना होता है, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे रहे कोई और रहा हो,
फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। चाहे किराएदार रह रहा हो, चाहे चाचा का बच्चों को रखा हुआ है वहां पर, चाहे मामा के बच्चों को रखा हुआ है, लेकिन भरेगा कौन? जो मालिक है, उसका मालिक कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका फाइनल बर्डन उसी पे पड़ेगा जिसको सरकार ने बोला है टैक्स देने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये सरकार डायरेक्टली उस बंदे से नहीं ले रही जिससे लेना चाहिए, ये इनडायरेक्टली ले रही है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल थे, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे गुड्स वैट भी होता था पहले। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल लेज ने लेज बनाए और उस सरकार ने लेज कंपनी के ऊपर टैक्स डाला कि भैया आप माल बेच रहे हो, आपने आलू में वैल्यू ऐड की है, आपने उसके चिप्स बना दिए और अब हम आपसे टैक्स लेंगे। लेज ने कहा ठीक है। कह रहे आप, लेज कंपनी को बोला सरकार ने कि आप वो टैक्स किसी और से ले सकते हो, तो लेज कंपनी ने वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो टैक्स कस्टमर से ले लिया। तो अल्टीमेटली फाइनल बर्डन किस पे पड़ा? कस्टमर ने। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, मान लो बहुत सारे बच्चे पर ट्यूशन पढ़ते हैं, सरकार ने कहा हर एक बच्चे से जीएसटी लेनी है आपने, 1000 रुपये ट्यूशन की फीस है, 18% जीएसटी लेनी है आपने। मैं कहा ठीक है जी, और हमको भरनी है। तो मैं इंटरमीडिएटर हूं, सरकार ने थोपा मेरे पर कि जीएसटी लेकर दे, और मैंने किस पे थोपा? आप पर। मैं कलेक्ट करूंगा और सरकार को दे दूंगा। यानी जब भी हम कोई माल बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, तो जीएसटी फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट है, उसको देना पड़ता है। पड़ता किसी ऊपर है, किसी और के ऊपर है, और थोपा किसी और के ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जिसका फाइनल बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसमें आता था वैट, इसमें आता था सर्विस टैक्स, इसके अंदर आता था एंटरटेनमेंट टैक्स एंड ऑल। अब इन सारे टैक्सेस को जोड़कर एक टैक्स बना दिया जिसका नाम क्या है बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी। एट द प्रिस्क्राइब रेट, फिक्स रेट होते हैं। अभी रेट के बारे में बात करेंगे। 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है, ऐसा रेट होता है, ठीक है जी। ईच टाइम जब आप माल बेचोगे ऑफ द गुड्स या सर्विसेज, और बोथ बाय द टैक्स पेयर। एक बंदा माल भी बेच सकता है और सर्विस बेच सकता है। मैं यहां पर आपको सर्विस बेच रहा हूं, दूध वाला आपको सिर्फ क्या बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है। लेकिन आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहां पर आपको गुड्स भी बेचा जाता है और सर्विसेज भी दी जाती है। मतलब दाल मखनी भी दी जाएगी, शाही पनीर भी दी जाएगी, और वेटर आके, वेट्रेस आकर आपको सर्व भी करेगी। जी मैम, यस मैम, पानी भी डाल कर देगी। सर व्हाट यू लाइक टू हैव सर, ये भी बोलेगा, और वो आपको लास्ट में हाथ धोने का बाउल भी देगा, टिश्यू पेपर भी देगा, सौंफ भी देगा। आपको उठना नहीं है, आपको सर्व नहीं करना। ब्रेड्स भी वो आपको डाल के देंगे। रेस्टोरेंट में ब्रेड्स कहते हैं, हम रोटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। तो वो करके देते हैं। तो वहां पर वो लोग गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं, और वही बंदा आपसे जीएसटी चार्ज कर पाएगा जो रजिस्टर्ड है। मतलब पूरा चैप्टर यही है, ये 5 लाइनों पूरा चैप्टर है, मैं आपको बताऊं। अब इसी को तोड़ना है हमने। तो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही आपको जीएसटी भर के देगा। अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर आपको जीएसटी नहीं मांग सकता, ठीक है जी। बात समझ में आई? कोई अनरजिस्टर्ड है और आपसे जीएसटी मांग रहा है, ऐसा नहीं। तो जब भी आप जीएसटी भरो तो सामने वाली पार्टी से बोल सकते हो भैया अपना जीएसटी सर्टिफिकेट दिखा दे या जीएसटी नंबर दे। आप जनरली जब जाते हो बिल के ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होता है। मैकडॉनल्ड चले जाओ, पिज्जा हट चले जाओ, डोमिनोज चले जाओ, उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बाहर एक बोर्ड डाल दिया जाता है जहां जीएसटी नंबर लिखा होता है। बड़े बड़े जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, जैसे राज मंदिर हो गया, जैसे बहुत बड़ी बड़ी, मुझे नहीं पता राज मंदिर आपने सुना है, सुना, हमारे एरिया में है। बहुत बड़े बड़े जो ये ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, फुल बास्केट, वहां पर उनके बोर्ड्स पर भी लिखा होता है या घुसते ही जीएसटी नंबर लिखा होता है। या अगर आप मैकडॉनल्ड जाते हो, आप एक बर्गर भी खाते हो, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है 5%, तो उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होता है। आपको जीएसटी बताना पड़ेगा कस्टमर को कि यस आई एम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड माई जीएसटी नंबर इज दिस। अगर किसी के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है, देन ही कांट चार्ज जीएसटी ऑन द सर्विसेज एंड गुड्स सोल्ड बाय हिम, ठीक है जी। हाउएवर जीएसटी इज नॉट, जीएसटी किस पर नहीं लगता? पेट्रोल पर नहीं लगता। अभी हाल ही में पेट्रोल को इंक्लूड करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। पेट्रोल अगर इंक्लूड हो जाएगा तो हर देश में, हर शहर के अंदर एक जैसा टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, तो प्राइस सेम हो जाएगा। अभी हम सुनते हैं न्यूज के अंदर हरियाणा में इतना है, चेन्नई में इतना है, बैंगलोर में और महंगा है, दिल्ली में इतना है। तो पेट्रोल का दाम अलग अलग है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन 2-3 रुपए, 1 रुपए का फर्क आता है, वो टैक्स रेट के अनुसार ही है, ठीक है जी। और जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो पेट्रोल और सस्ता भी हो जाएगा। और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो दारू होती है, जो शराब होती है, अगर आप उसको पीते हो, मतलब
जब आप उसे खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। वहां पर हर स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार वहां पर टैक्स लगाया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि गोवा में शराब सस्ती होती है, हरियाणा में शराब सस्ती है, दिल्ली में शराब थोड़ी महंगी है, मुंबई में और महंगी, बेंगलोर में और महंगी। तो ऐसा होता है कि कई शहरों में शराब सस्ती है, कई शहरों में शराब जो है वो महंगी है। वो क्यों? क्योंकि वहां जीएसटी इंटरवेंशन नहीं। अगर जीएसटी होता तो एक बॉटल है, मान लो मैकडॉवल ने या कोरोना बियर ने, भाई मैं पीता नहीं हूं लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट हूं, जानकारी होनी चाहिए, तो मान लो वो क्या कहते हैं ओल्ड मॉन्क है, तो ये सारी जो दारू की बोतलें हैं इनका कंपनी ने तो दाम सेम रखा हुआ है ना, उसके ऊपर जो टैक्स लगाकर कस्टम ड्यूटी एक्साइज जो लगाते थे, जो जीएसटी अगर लगा दिया जाए तो वो हर शहर में सेम लगेगा। ऐसे पेट्रोल के ऊपर भी है, ठीक है ना। और अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स कराते हो एंड सर्विसेज कराते हो किसी दूसरे शहर से, दूसरे देश से, कोई भी लोकल बॉडीज अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रही है तो वहां जीएसटी लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां टैक्स नहीं लगेगा, वहां कोई और किस्म का टैक्स लगेगा, वहां कस्टम ड्यूटीज लगेंगी, एक्साइज लग सकती है, बहुत अलग किस्म के टैक्स लगेंगे। जीएसटी के अंदर अभी फिलहाल इन 3 चीजों को मुक्त किया गया कि ये 3 चीजें जीएसटी के अंदर नहीं आएंगी, कोई और टैक्स लगाएंगे। ठीक है जी, ओके, बात समझ में आ गई। तो ये है हमारा जीएसटी का टॉपिक कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ग्रुप ऑफ मेनी टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी इसका फाइनल बटन शिफ्ट किया जा सकता है और ये वही लेगा आपसे जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। और ये किन पर नहीं लगाया गया अभी तक? पेट्रोलियम, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब खरीदना और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। और डीपली चलेंगे अगर तो हम ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य था ऐसा करने का, वन नेशन वन टैक्स का क्या उद्देश्य रहा होगा? पहला तो है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट ऑफ हैविंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, कि भैया कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योस दूर करेंगे, एक शहर में एक देश के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिए। इंडिया में ये नया है लेकिन विदेशों में ये बहुत पुराना है, ठीक है ना, वहीं से इंस्पायर होकर यहां पर लगाया गया। रिमूविंग कास्ट कार्डिंग इफेक्ट, ये समझ लेना बच्चों, जीवन सुधर जाएगा। कास्ट कार्डिंग इफेक्ट क्या होता है? यानी इफेक्ट ऑफ डबल काउंटिंग, इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लो एक फार्मर है, वो 0 रुपीज का अनाज यूज करके आटा नहीं गेहूं उगा देता है। गेहूं उगाकर वो एक फ्लोर मिल वाले को दे देता है, आशीर्वाद वालों को दे दिया और 1000 रुपए चार्ज करता है। ठीक है जी। फ्लोर मिल वाला उसको धोता है, सुखाता है, उसको चुनता है, उसको पीसता है और उसने 2500 रुपए का क्या किया, एक आटा की थैली बना दी, आटा बना दिया, यानी फ्लोर बनाकर किसको बेच दिया? एक बेकर को बेच दिया। एक बेकर इसके अंदर आपका क्या कहते हैं यीस्ट मिलाएगा, इसको गूंदेगा, इसको फर्मेंट करेगा, बेक करेगा, इसके अंदर अपना दिमाग लगाएगा, फिर अलग अलग शेप्स की ब्रेड बनाएगा और ब्रेड बनाकर पैकिंग करके ब्रिटानिया कंपनी मान लो वो ब्रेड बेचती है। ठीक है जी। तो बेकर ने क्या किया, 6000 रुपए की ब्रेड बेच दी और ब्रेड खाली कंज्यूमर ने, जैम लगाई, ठीक है जी, ब्रेड मक्खन खाया, ब्रेड अंडा खाया, ये खा के बस मजा आ गया। ठीक है जी। आगे हम केक वाले को भी दे सकते थे लेकिन हमने कंज्यूमर को दे दिया। तो अच्छा देखो, अब जो ये टैक्स लगाया जाता है, सरकार कहती है हम जो आप पे टैक्स लगाएंगे वो वैल्यू एड पर लगाएंगे, जितनी आप वैल्यू इंक्रीज करोगे उस पर, टोटल वैल्यू पर नहीं। मतलब जितना जितना वैल्यू ऐड होती जाएगी उसके ऊपर टैक्स लेंगे, यानी टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। अगर सरकार हर बारी टैक्स लगाएगी इन अमाउंट पर तो सरकार के पास बहुत ज्यादा टैक्स पहुंच जाएगा और चीजें और महंगी हो जाएंगी। तो फार्मर ने 1000 रुपए की वैल्यू ऐड की तो फार्मर फ्लोर मिल वाले से 1000 रुपए के ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है जी। अब फ्लोर मिल वाले ने कितनी वैल्यू ऐड की? 1500 की वैल्यू, क्योंकि 1000 रुपए की तो वैल्यू ऑलरेडी थी उसकी, उसने अब उस चीज कितने की कर दी? 2500 की। तो वैल्यू कितनी ऐड की? 1500 की। तो अब उसको 1500 रुपए टैक्स देना है। फिर आटा वाले ने जब बेकर को दिया तो 2500 का माल उसने बेकर ने 6000 का बना दिया, तो 2500 का आटा तो पहले ही था, उसने वैल्यू ऐड कितने की? 3500 की, तो 3500 के ऊपर टैक्स देना है। तो यानी वैल्यू एडिशन पर टैक्स है, इसको कहते हैं कास्ट कार्डिंग इफेक्ट को हटाना। कास्ट कार्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है अगर सरकार बोले मैं 1000 पे टैक्स लूंगी, मैं 2500 पे टैक्स लूंगी, मैं 6000 पे टैक्स लूंगी, तो सरकार की सारी उंगलियां घी में हो जाएंगी। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे लोगों का, हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लेंगे। बात समझ में आ गई? इस एग्जांपल को याद रखना, दोबारा आएगा अभी।
तो कास्ट कार्डिंग इफेक्ट को सरकार ने दूर किया। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। पहले रेस्टोरेंट कंपनी वाले के हिसाब से सोचा करो कि उसको, अगर हम पहली बात करें तो गुड्स बेचता था तो वैट भी देना पड़ता था, और सर्विस दे रहा था तो सर्विस टैक्स भी देना पड़ता था। तो दो अलग अलग टैक्स की रिटर्न्स जाती थी उसकी, दो अलग अलग प्रकार के अकाउंटेंट हायर करने पड़ते थे, या अकाउंटेंट ज्यादा चार्ज करता था और अलग अलग बिल के अंदर उसको एंट्रियां दिखानी पड़ती थी। अब क्या है, आप चाहे गुड्स बेचो, आप चाहे सर्विस बेचो, आपका टैक्स रेट यही है। हाँ, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट एक ही है जहां पर आपको वो जमा कराना है। और इतना आसान हो गया है कि कोई 10th क्लास के बच्चे को अगर एक बार ही बता दिया जाए कि जीएसटी भरनी कैसे है, तो वो बड़े आसानी से भर लेगा जीएसटी, अपने पापा की, अपनी मम्मी की, बिजनेस की। बहुत आसान होता है। एक छोटा सा ऐप है, वहां जाओ, एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जहां आपको कुछ करिकुलम, कुछ बातें समझनी है, इनपुट आउटपुट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और आप जाकर जीएसटी की रिटर्न, आजकल कोई भी जीएसटी की रिटर्न भर रहा है। आप चले जाओगे ना रोड पर, खंभों पर, मेट्रो के पिलर्स पर लिखा होगा जीएसटी 699, जीएसटी 7 है, यानी वो जीएसटी भरा रहे हैं। वो जीएसटी भरने की सर्विसेज आपसे ले रहे हैं। तो बहुत आसान हो गया है पहले के मुकाबले। देखो, तुम्हारा भाई खुद आर्टिकल था तो उसने सारे सर्विस टैक्स भरे हुए हैं, सारे वैट भरे हुए हैं, लेकिन जीएसटी को कंपेयर किया जाए उनसे तो काफी आसान हो गया है। बिजनेस करना आसान हो गया, यकीन मानो। ठीक है जी, सिंप्लीफाइंग बता दिया मैंने। इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंप्लाइंसेस को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब केओस नहीं है, अब हार्मनी हो गई है। ठीक है ना। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, क्योंकि अब एक ही डिपार्टमेंट को सबको समझाना है। अब पहले क्या होता था, हर एक चीज का डिपार्टमेंट अलग था जी। सर्विस टैक्स देना है, रूम नंबर इस पे चले जाओ। सेल्स टैक्स देना है जी, रूम नंबर इसमें चले जाओ। वैट देना है जी, वहां चले जाओ। अरे भैया, बंदा तो घूमते ही जा रहा है। उस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं उसको। अब एक ही डिपार्टमेंट, एक ही काउंटर है, यहां पर ही सर्विस टैक्स जमा होगा, यहां पर ही वैट जमा होगा, यहां पर ही एंटरटेनमेंट, क्योंकि सबका नाम एक ही कर दिया, उसका नाम है जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अट्रैक्टिंग फॉरेन एफडीआई। अब एफडीआई भी आने लग गई, उनको विश्वास हो गया ना कि भैया अलग अलग प्रकार के टैक्सेस नहीं है, वन नेशन है, वन टैक्स है। तो एफडीआई भी आने लग गई। एप्पल भी इंडिया आ गया, अब सुना इकिया भी इंडिया आ रहा है। ठीक है जी। वॉलमार्ट इंडिया आने को तैयार हो गया है। ये सारे बड़े बड़े दिग्गज ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। ठीक है जी। बीएमडब्ल्यू, वो कह रहे थे पंजाब गया है, वैसे कह रहे फेक है। तो हमारे मान साहब गए थे पंजाब, अभी वो पंजाब नहीं, वो अमेरिका गए थे। वो कह रहे कि हम क्या लेकर आएंगे, पंजाब में फैक्ट्री डलेगी बीएमडब्ल्यू की, जबकि वहां के लोगों ने उसको खारिज कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एफडीआई अब लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आनी शुरू हो गई है। वहां के इन्वेस्टर्स इंडियन फर्म्स के अंदर, या वहां के जो ब्रांड्स है, वो इंडिया के काम करना इच्छुक हो गए हैं पहले से। अब ऐसा सब कुछ होगा, बिजनेस करना आसान होगा। लोग जीएसटी, पहले लोगों को जीएसटी भरने का मन तो था, लेकिन वो भरना चाहते नहीं थे क्योंकि बड़ा क्योस था। लेकिन अब वो जीएसटी भरते हैं, और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो गया कानून, ये पता भी होगा आपको। तो अब इससे क्या होगा, जब देश टैक्सेस भर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, तो जीडीपी तो ग्रोथ होगी। और अब कैश इकोनॉमी को भी ये इरेडिकेट कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं, यूपीआई भी आ गया, तो वो भी कर रहा है। तो मतलब मेन मकसद खैर ये दोनों तो नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट हो गए। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें हमको ऑब्जेक्टिव मान के कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा, ये लास्ट के पॉइंट्स हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी हुआ, जीडीपी अपग्रेड हुई है। और आप भी देख रहे हो ना, 20 रुपए के मोमोज भी खाने, तो आप क्या कर रहे हो यार, पेटीएम कर रहे हो ना। तो कैश इकोनॉमी से हटकर लोग अब कौन सी इकोनॉमी में आ गए हैं, जो बैंकिंग इकोनॉमी में आ गए। चले, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने अभी आपको बता दिया। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इट कैन बी कलेक्टेड एंड चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ओनली। ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। कई लोग बेवकूफ बना रहे हैं हमको, बेवकूफ वर्ड यूज करूंगा, कई लोग बेवकूफ बना रहे हैं आपको कि भैया हम जीएसटी ले रहे हैं आपसे, जबकि वो आगे सरकार को नहीं दे रहे। सोचो, ऐसा स्कैम भी चल रहा है। तो मैं अभी एक शॉर्ट डालूंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि अगर आपसे जीएसटी लिया जा रहा है तो पहले उससे जीएसटी नंबर मांगो। और जीएसटी नंबर, जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हो या किसी भी आप रेडी रूडी पर खाना वाना खा रहे हो, हर कोई ले रहा है आजकल जीएसटी। तो आप किसी से भी अगर मान लो जीएसटी दे रहे हो, आपने 5 रुपये जीएसटी, तो आपका हक है ये जानना कि भाई तेरा जीएसटी नंबर क्या है। उसको लिख कर देना पड़ेगा बिल के ऊपर, बिना मांगे। लेकिन नहीं दे रहा तो आप मांगो। और उसका जो जीएसटी नंबर है, एक ऐप बता दूंगा आपको, वहां पर जाकर आप उस ऐप में डालोगे, पता चल जाएगा हाँ भाई ये इसी नाम पे, जिस फर्म से मैं खाना खा रहा हूं, मान लो मैं मिस्टर डोसा से डोसा खा रहा हूं, तो ये जीएसटी मिस्टर डोसा के नाम पर। अगर नहीं होगा तो जीएसटी मत देना उसको। लोग बना रहे हैं बेवकूफ। क्यों, क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, आपसे 100 रुपए की आइटम पे 18 रुपए जीएसटी ले रहे हैं।
अब वो 18 रुपए आपकी वजह, मतलब आपने तो किसको दिए, सरकार को दिए ना, लेकिन वो सरकार तक पहुंच नहीं रहे क्योंकि वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही नहीं है, तो लोग घपले कर रहे हैं। तो ऐसे बचो, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जागरूक बनना है और लोगों को भी जागरूक बनाना है। तो इस शॉर्ट को थोड़ा सपोर्ट करना, बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जीएसटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स है बता दिया, कास्ट कार्डिंग इफेक्ट हट गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये भी बताऊंगा कि जगह के अनुसार लगता है डेस्टिनेशन, कि कहां माल गया, अभी बताता हूं, ठीक है जी। फिर इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स हो गया, इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज अलाउड, वो असेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता। अब आते उसी स्टोरी पर दोबारा, ध्यान समझना, उस स्टोरी पर दोबारा आ जाओ। ये है स्टोरी, जब फार्मर ने इस पे हजार, मान लो टैक्स रेट चल रहा है 10%, वैसे ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, मान लेते हैं 10% टैक्स चल रहा है, रेट क्या है 10%, ऐसा कोई रेट नहीं है जीएसटी का, लेकिन मान लेते हैं। तो इसने इससे कितना लिया होगा बेटा, 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया होगा, फ्लोर मिल वाले की जेब से 100 रुपये एक्स्ट्रा गया, फार्मर के पास 1100 आया, इसने 100 रुपये किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। ये चेंज चल रही है, ठीक है ना। अब फ्लोर मिल वाले ने जब इसे लिया होगा तो 250 रुपये लिया होगा। अब फ्लोर मिल वाले के हिसाब से देखो फार्मर ने कोई टैक्स दिया नहीं था, सिर्फ लिया, जो आप टैक्स लोगे वो सरकार को दे दोगे। फ्लोर मिल वाले ने 100 रुपये टैक्स दिया हुआ है और 250 रुपये टैक्स लिया हुआ है। अब समझना, बिजनेसमैन के लिए जीएसटी भरना एक्सपेंस नहीं होता, वो उसका एक एसेट है। हाँ जी, क्योंकि वो उसका इनपुट क्रेडिट ले सकता है, उसको वो सेट ऑफ करवा सकता है। फ्लोर मिल वाले के लिए जब आप 250 रुपए का जीएसटी ले रहे हो, कौन, फ्लोर मिल वाला जब 250 रुपए का जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और 100 रुपए का भर चुका है, अब सरकार को वो सिर्फ कितना देगा, 150 रुपए। वो सरकार को बोलेगा देखो जो जीएसटी मैंने क्रेडिट लिया है, जीएसटी लेने को आउटपुट कहते हैं और देने को इनपुट कहते हैं, इस बात को याद रखना, अभी दोबारा लिख भी दूंगा। लेने को आउटपुट, देने को इनपुट। आप बोलोगे सरकार ये रहा 250 रुपए का आउटपुट जो मैंने कलेक्ट किया है आपके बिहाफ पे, और ये रहा 100 रुपए का इनपुट जो मैंने दिया है और आप तक पहुंच चुका है, देख लो। तो मैं अब आपको कितने देने का हकदार हूं, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया। तो सरकार के पास सरकार बोलेगी जो हुकुम 150 रुपये दे दो। तो यानी जो फ्लोर मिल वाले का 100 रुपये जो गया था वो खर्चा नहीं था, वो उसको दोबारा मिल जाएगा आने वाले समय पर, उसको रिबेट मिल जाएगी। तो 250 रुपये तो मिले, 100 रुपये दिए, तो उसने सरकार को कितने दे दिए, 150 रुपये। तो यानी अभी तक ना फार्मर की जेब से जीएसटी गया है ना फ्लोर मिल वाले की, जो मिला था सारा सरकार को दे दिया, अपनी जेब से कुछ नहीं लगा। अब इसने 250 रुपये दिया है और इससे 600 रुपये जीएसटी लेगा। अब ये जो हमारा आटा बनाया ना, तो बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बेकर ने 600 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया, किससे, कस्टमर से, और 250 रुपये जीएसटी दिया था फ्लोर मिल वाले को। तो अब सरकार को कितना देगा, मात्र 350 रुपया। तो टोटल जीएसटी जो था 600 रुपए का, तो बर्डन बेचा, क्योंकि कस्टमर तो आगे रिबेट नहीं ले रहा ना। आप तो जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप तो जो बर्गर खा रहे हो, आप जो क्या कहते हैं चिप्स खा रहे हो, उसके वजह इंक्लूसिव ऑफ ऑल जीएसटी है, समझ रहे हो। आप जो कोर्सेज खरीद रहे हो, आप जो स्कूल में तो फीस में लगता नहीं है, आप कुछ भी खरीद रहे हो, लगभग सारी चीजें जो आप खरीद रहे हो उसके ऊपर तो जीएसटी इंक्लूडेड है। आप जाके तो सरकार से नहीं कह रहे ना कि भैया जो मैंने भरा है मुझे वापसी दो, ऐसा तो नहीं है। तो फाइनल बर्डन किस पे पड़ा, कंज्यूमर पर। तो यहां पर जो जीएसटी है जो हम भरते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और जो हमको मिलता है उसको आप आउटपुट कहते हो। उसको आप क्या कहते हो, आउटपुट। तो आउटपुट एक लायबिलिटी है क्योंकि आपको सरकार को भरनी है ना। इनपुट एक असेट है, कह रहे जितना कलेक्ट किया माइनस जितना पे किया, वो माइनस करके जो बच जाएगा वो सरकार को जमा करा दो। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है बेटा, ये रही। कह रहे हैं इनपुट जो क्रेडिट होता है वो अलाउड होता है, यानी इट इज एन असेट नॉट एन एक्सपेंस। जो आप जीएसटी कलेक्ट पे करते हो वो आप जितना कलेक्ट किया उसमें से आप माइनस कर सकते हो। और जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम, वो पैसा आपका नहीं है, वो सरकार का है। इनपुट माइनस करने के बाद आपको सरकार को जमा कराना है, हर महीने जमा होता है। अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी इज नॉट हैव अ कास्ट कार्डिंग, ये हमने पढ़ लिया। समझ में आ गई बात, चलें आगे। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, मतलब आप, मैं, कौन, कैसे पता चलेगा कि मैं अब जीएसटी भरने के लिए लायबल हो चुका हूं। ऐसा तो है नहीं दुकान खोलती जीएसटी लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो इसमें एक सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहते हैं कि अगर आप एक नॉन हिल एरिया में रह रहे हो, यानी आप दिल्ली में रह रहे हो, आप हरियाणा में रह रहे हो, जहां पर मतलब हिमाचल पता है ना, शिमला विमला पता है ना, वो एक हिल एरिया है। हम लोग, यानी मैं अभी फिलहाल कहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में हूँ,
तो दिल्ली में जैसे मुंबई हो गया नॉन हिल एरिया होता है, तो ये नॉन हिल एरिया है। अगर मैं एक नॉन हिल एरिया में गुड्स बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? गुड्स बेच रहा हूं, तो टोटल गुड्स बेच के जो पैसा आया, रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू अगर 40 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाएगा किसी भी साल में, तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए। सर सरकार को ऐसे पता चलेगा? बेटा देखो, हम तो यहाँ ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। लाल बत्ती क्रॉस करोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पुलिस वाला होगा तो पकड़ लेगा, नहीं होगा तो बच गए। समझ रहे हो? ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने 80 लाख की सेल कर दी, सरकार को पता नहीं चला तो बचे हो। लेकिन जिस दिन छापा पड़ गया, उसको पता चल गया 80 लाख की सेल हो रखी है, तो सरकार तो बेटा तब तक का जीएसटी ले लेगी आप जब तक पैदा भी नहीं हुआ। तो वो सोच के चलेंगे कि आप माँ की कोख से माल बेच रहे हो और आप बहुत पैसा छापा, तो वो अच्छा खासा पेनल्टी मारेंगे। तो लोग अब इससे घबरा गए और रेडें बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, जब 40 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा तो हम जीएसटी भर देंगे। ठीक है जी। और जीएसटी होने से फायदा है, नुकसान नहीं है, ये आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा। जीएसटी नंबर होने से लोग आपसे ज़्यादा व्यापार करेंगे। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड बंदे नहीं हो तो आपसे ज़्यादा, मीशो ऐप का नाम सुना है ना, वहाँ नॉन जीएसटी बंदे ना, चाहे आपकी 1 रुपये की सेल हो, 50 रुपये की सेल हो, चाहे 40 लाख की सेल हो, बिना जीएसटी नंबर के रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता आपका। आप मीशो ऐप पे बेच ही नहीं पाओगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेच ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो यू नीड जीएसटी नंबर ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन किताबें कहती हैं, ये बुक्स कहती है, सरकार कहती है कि अगर आप एक नॉन हिल एरिया में हो और आप गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, सर्विस नहीं, गुड्स अगर आपने 40 लाख से ऊपर के बेच दिए तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए। और 40 लाख तक बेच रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। मान लो अप्रैल में, मई में, जून में 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ, जुलाई में 40 लाख क्रॉस हो रहा है, तो जुलाई के बाद आपको जीएसटी भरना है। उसके बाद चाहे हो चाहे ना हो, आप तो जीएसटी रजिस्टर्ड हो गए, आपको हर बारी रिटर्न सरकार को बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सर्विसेज दे रहे हो, जैसे मैं दे रहा हूं, तो 20 लाख से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी भरना है। अगर आप एक हिल एरिया में हो, हिमाचल शिमला बैठे हो, तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो 20 लाख, और अगर आप सर्विसेज बेच रहे हो, कहां सर्विसेज बेच रहे हो, तो 10 लाख है। अब यहां वर्ड यूज किया है इंट्रा स्टेट। क्या यूज किया है? इंट्रा स्टेट। माल बताया ना डेस्टिनेशन बेस्ड, अब वो आता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है कि अगर आप दिल्ली के डीलर होकर दिल्ली में ही माल बेच रहे हो, पंजाब के होकर पंजाब में बेच रहे हो, तो वो होता है इंट्रा स्टेट सेल। तो ये इंट्रा स्टेट सेल के लिए, अगर आपने दिल्ली में होकर लखनऊ में माल बेचा, आप 1 रुपए का माल बेच लो, आपको जीएसटी चाहिए। द बिजनेस हैज इंटरस्टेट टर्नओवर। अगर कोई बिजनेस की इंटरस्टेट टर्नओवर है, जैसे मीशो ऐप पर या फ्लिपकार्ट पर या अमेजॉन पे, आपसे जीएसटी नंबर क्यों चाहिए? क्यों? आपको नहीं पता ना कि आपका कस्टमर कहां का है। अब उस दिन मैंने एक शूज ऑर्डर किया, जब वो मेरे पास पहुंचा तो मुझे यहां आके पता चला कि वो जूता जयपुर से आया मेरे पास। मुझे लगा यार किसी लोकल बॉडी ने भेजा होगा। अब आपको नहीं पता ना अमेजॉन पे जो आप चीज मंगा रहे हो वो कहां से आने वाली है, आपको पता होता नहीं पता होता ना। वो तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पड़ोस से आती है। मैंने एक बार एक टी शर्ट मंगवाई थी, मैं रोहिणी सेक्टर 7 में रहता हूँ, वो रोहिणी सेक्टर 7 से ही आई थी। मैं कहा जाके मैं ही ले आता यार मुझे थोड़ा ना पता है कि कौन बेच रहा है वहां पर। तो मीशो ऐप पर या किसी पर लगभग पता नहीं चलता। तो वो कहते हैं कि आपका माल एक्सपोर्ट भी हो सकता है, दूसरे देश भी जा सकता है, दूसरे शहर भी जा सकता है, तो आपको अपना जीएसटी नंबर चाहिए। सरकार कह रही है अगर आप इंटर स्टेट यानी दिल्ली का डीलर लखनऊ के डीलर यानी कोलकाता, पंजाब कहीं माल बेच रहा है, तो उसको कोई भी लिमिट नहीं है, आपको जीएसटी नंबर चाहिए। वहां तो लिमिट है ना, 40 लाख के बाद ही करना है या 20 लाख के बाद ही करना है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? जीएसटी के कुछ स्पेसिफाइड रेट होते हैं, 0%, कई चीजों के ऊपर 0% जीएसटी है, कुछ चीजों के ऊपर जीएसटी सरकार कह रही है नहीं लगाएगी। किताबों के ऊपर, कुछ खाद्य पदार्थों के ऊपर, सैनिटरी पैड्स के ऊपर सरकार कहती है जीएसटी नहीं चाहिए, आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा रहे, इसको टैक्स फ्री रखते हैं। कुछ होते हैं ऐसे प्रोडक्ट सरकार नहीं लगाती। कईयों का 5%, जनरली जो मैकडोनल्ड पे जो प्रोसेस फूड्स होता है उसके ऊपर 5% लगाती है, कईयों पे 12% लग रहा है। जो ट्यूशन सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, ये जो होती है मसाज सर्विसेज, उसके बाद 18% लगता है। और 28% भी जैसे कुछ धूम्रपान वगैरह के ऊपर 28% लगता है, और कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर जैसे गोल्ड हो सकता है, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह हो, जो लग्जरी आइटम्स है गाड़ी वाड़ियों पर, उसके बाद 28% लगता है। ठीक है ना? तो कुछ चीज़ों की मतलब वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो। तो ये 5 स्लैब्स हैं, 5 टैक्स रेट है, इसके अनुसार ही टैक्स लगेगा, इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर वो डिपेंड करता है, हमें यहाँ इस चैप्टर में ये नहीं सीखना कि कौन कितना टैक्स दे रहा है, हमें पता होना चाहिए बस ये टैक्स के रेट्स हैं। ठीक है जी?
फिर कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। देखो, एक होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। समझना, इंट्रा स्टेट यानी दिल्ली का डीलर दिल्ली में, यानी सेम स्टेट, सेम स्टेट। तो यहां पर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, CGST, SGST। सी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस। तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो मान लो अगर हमारा जीएसटी रेट है 18%, मैं ट्यूशन सेंटर वाला हूं और मेरे को जीएसटी लगाना है, तो मैं 9% ये लगाऊंगा, 9% ये लगाऊंगा। जब आप पे करोगे तो आप वर्ड यूज करोगे इनपुट CGST 9% और इनपुट SGST 9%। और जब आप सेल करोगे तो पैसा रिसीव करोगे, तो आप क्या करोगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप लोग ऐसा काम करते हो, ठीक है जी। ऐसे इंटर स्टेट सेल, दिल्ली का डीलर लखनऊ में माल बेचेगा तो वहां दो नहीं होते, वहां पर एक ही होता है, वहां पर एक ही प्रकार का टैक्स है, उसको बोलते हैं हम IGST, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। यहां पर टोटल 18% ही लगेगा। माल बेचोगे तो इनपुट IGST और खरीदोगे तो इनपुट IGST, बेचोगे तो रिसीव करोगे तो आउटपुट IGST। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार का टैक्स है। क्लियर है बात? चलें आगे। फिर किस पर लगाया जाएगा जीएसटी? कौन सी वैल्यू पे लगे? वो कह रहे हैं कि जितना भी आपका गुड्स का प्रोडक्ट है उसके ऊपर सारे डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर जीएसटी जाएगी। ठीक है जी, ये याद रखोगे। टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू माइनस ऑल डिस्काउंट्स। इसके ऊपर क्या लगता है? हमारा टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन जीएसटी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बहुत अच्छे पॉइंट हैं। जीएसटी इज चार्ज बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, बात हो चुकी है। इंट्रा स्टेट सेल क्या होती है ये भी बताया जाता है। CGST लगता है, SGST लगता है, आधा %। ठीक है जी, 0.5% लगेगी। इंटर स्टेट सेल करोगे तो आप IGST लगाओगे फुल परसेंटेज पर। जीएसटी चार्ज बाय द सप्लायर, आउटपुट जीएसटी एक लाइबिलिटी होती है, ये हमने बता दिया, सरकार को भरना पड़ेगा आपको। नॉर्मली जीएसटी परचेज बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनपुट। जब आप माल खरीदते हो तो इनपुट होता है, और ये क्या होता है? एक्सपेंस नहीं होता, ये हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है, क्योंकि हम इसकी छूट ले लेते हैं सरकार से। इन सम केसेस जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड एंड इज टू बी सेट ऑफ। वो सेट ऑफ नहीं की जा सकती। जैसे ये कुछ केसेस हैं, यहां पर अगर आप जीएसटी भरोगे तो आप आउटपुट से माइनस नहीं कर सकते। मतलब मैंने कहा ना, जो इनपुट करोगे वो आपका असेट है, वो आउटपुट से माइनस करके सरकार को दे देना। लेकिन इन पर अगर आप जीएसटी भर रहे हो तो आप आउटपुट से माइनस नहीं कर सकते। जैसे रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, याद रखना, आप अगर रेस्टोरेंट में बैठकर अपने क्लाइंट से बातें कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, कोई आपने फिटनेस सेंटर, क्लब, हेल्थ खोल रखा है अपने ऑफिस में, या अपने एम्प्लॉयज की मेंबरशिप दिलवा रखी है वहां पर कि जाओ फिट होकर आओ, योगा वोगा किया करो, मेडिटेशन किया करो, काम पे ध्यान लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, स्टाफ को दिवाली आ रही है गिफ्ट दोगे, डोनेशन अगर आप कर रहे हो, सैंपल के तौर पे गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, परचेज ऑफ व्हीकल कर रहे हो, तो इन सारे केसेस में जीएसटी तो जाएगा। भाई सामने वाली जो योगा इंस्ट्रक्टर होगी वो तो जीएसटी लेगी ना तुमसे, जो सामने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी वो तो जीएसटी लेगी ना, जो सामने वाले अगर तुम अपने एम्प्लॉयज को कंबल बांट रहे हो दिवाली पर वो तो जीएसटी लेगा। लेकिन वो जीएसटी को आप आउटपुट से माइनस नहीं कर सकते, ये किताबों में लिखा और सत्य है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको एक लिस्ट याद करनी है। फिर आता है जो जीएसटी पे किया है एंड क्लेम्ड इनपुट, जो आपने इनपुट लिखा था अब उसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जो माल आपने खरीदा वो बिका ही नहीं, वो बिका ही नहीं, वो या तो दान हो गया या फ्री सैंपल में बट गया, तो उसका जीएसटी का जो इनपुट है वो रिवर्स करना पड़ेगा। यानी वो आपका असेट नहीं बचा, वो आपका खर्चा हो गया। बताया ना अभी मैंने, वही सारी लगभग लिस्ट है। जैसे ड्राइंग्स हो गई, गुड लॉस बाय फायर हो गया, बिकम सॉल्युबल। ठीक है जी, वो नॉट सॉल्युबल नहीं है, सेलेबल है। वो अब सेलेबल नहीं बचा और आपको उसको कबाड़ी में देना पड़ेगा। मान लो ये प्रोडक्ट है, 100 रुपये का खरीदा था, 18 रुपये जीएसटी भरी थी, 118 गोदाम में पड़ा बिका ही नहीं माल, बिका ही नहीं। ओह अभी टूट ही जाता है। हाँ, तो बिका ही नहीं। जब हमने देखा इसको, यार इसको तो फैशन ही चला गया, इसको यार कूड़े में डाल दो, बेकार हो गया। तो 100 जो भरे थे वो भी बेकार हो गए, 18 जो भरे थे वो भी तो बेकार हो गए।
सरकार तो कह रही है जो आप इनपुट दे रहे हो वो तो तब आपके लिए असेट है ना जब आप कलेक्ट करोगे तो माइनस करोगे। अगर आपने वो माल बेचा ही नहीं तो आउटपुट रिसीव नहीं किया, आउटपुट रिसीव नहीं किया तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। तो ये सेटिंग ऑफ का गेम है बाबू भैया, इसको आराम से सीखेंगे। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ, स्टाफ को गुड्स बांट दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, जीएसटी वापसी नहीं आएगी, डोनेशन, फ्री सैंपल, तो ये वही वाली सारी चीजें हैं, इन लगभग यही वाली सारी चीजें। इनमें अगर आप जीएसटी भरा है तो वो आपको इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। फिर एक होता है जीएसटी कलेक्टेड एंड क्रेडिट टू द आउटपुट आर रिवर्स। जब आप माल बेचोगे वापसी आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी है, परचेज रिटर्न भी था, यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी है। जब हम जीएसटी भरेंगे, जीएसटी का इनपुट लेंगे, तो मान लो मैंने राम को 50,000 रुपये का माल खरीदा था और उसमें से मैंने 20,000 का माल वापसी कर दिया, तो भैया जीएसटी भी तो वापसी हो जाएगी ना। मैंने माल ही तो 30,000 का खरीदा, तो जीएसटी भी तो 30,000 रुपये भरूंगा। ऐसे ही सेल्स रिटर्न की केस में भी एंट्री रिवर्स हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। इन सब चीजों पर कहते हैं जीएसटी लगता ही नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी है। आप किसी एम्प्लॉय और सैलरीज पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। एजुकेशनल सर्विसेज, जो स्कूल और कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं वहाँ जीएसटी नहीं होता, लेकिन जो ट्यूशन सेंटर्स है वो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, वहाँ पर आपको देना पड़ता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए या ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन कुछ जगहों पर है, ऐसा हर जगह नहीं है। हेल्थ सर्विस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अगर आपको सर्विसेज सप्लाई कुछ गवर्नमेंट दे, तो ये सारी कुछ लिस्ट है और ये हर साल चेंज होती रहती है। ये पता नहीं कितनी पुरानी है किताबों में, हर साल चेंज होती रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सैलरी, रेंट वगैरह, इनके ऊपर जीएसटी, रेंट के ऊपर लगता है लेकिन सैलरी के ऊपर नहीं लगता, ठीक है जी। एक होता है रिवर्स चार्ज। सरकार कहती है कि अगर आप इन लोगों को पैसा दे रहे हो तो इन लोगों को इनका पैसा दे दो, लेकिन जो इनका जीएसटी है वो आप हमें डायरेक्ट जमा कराओगे। जैसे अगर आपने गुड्स खरीदा किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से, अगर कोई एक अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से आप अच्छा खासा लाखों का माल खरीदो, उसका जो जीएसटी अमाउंट है वो आप हमको दे दो। अब लोग ऐसा क्यों देंगे, उसको थोड़ा ना देंगे, वो तो जमा करा ही नहीं सकता, तो हमने सरकार को सीधा जमा कराया। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको इनपुट का क्रेडिट लेना है, आउटपुट से तभी तो माइनस कर पाओगे जब भरोगे, जब तक भरा ही नहीं तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर, अगर आपने वकील को कोई पैसे देने हैं हायरिंग के, तो आप उसको तो पैसे दे दो 20,000 रुपया, लेकिन उसका जो टैक्स है 18% वो आप सरकार को अलग से जमा कराओगे, ठीक है जी। किसी आउटसाइड इंडिया आपको पेमेंट करनी है, कोई आपने कॉपीराइट क्लेम, जैसे सुल्तान चंद है जो हमारा टीएस गरेवाल का ऑथर है, मतलब ऑथर तो टीएस गरेवाल है लेकिन जो छापता है कॉपीराइट किसके पास है, सुल्तान चंद के पास है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी भरता होगा वो टीएस गरेवाल को नहीं देता होगा, वो सीधा किसको देता होगा, सरकार को देता होगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट अब हमने क्या कर दिए हैं बेटा, फिनिश कर दिए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। आओ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन जो होते हैं हमारे जर्नल वाले, तो अब हम आपको सिखाएंगे जर्नल, लेजर भी बता दूंगा, कैश बुक भी बता दूंगा, अदर बुक्स भी बता दूंगा कि इसमें जीएसटी जो इंटरवेंशन है वो कैसे होगी। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आपने अब जीएसटी को कैलकुलेट करना है, रफ में जाकर, वर्किंग नोट में जाकर और एंट्री पेल देनी है। सिंपल सा ध्यान रखना, जब आप जीएसटी कलेक्ट करोगे तो आउटपुट वर्ड यूज करोगे, पे करोगे तो इनपुट वर्ड यूज करोगे। अब जैसे आपने यहाँ माल खरीदा है संजीव से 40,000 रुपये का और 10% रेट डिस्काउंट है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है उसके ऊपर 9%, तो हमने एंट्री कर दी। एंट्री क्या है, एंट्री देखो, माल खरीदा आपने 36,000 रुपये का और जीएसटी आ गई। कैसे आया 36,000 रुपये का माल, आओ बताता हूँ, बहुत सिंपल है। 40,000 रुपये का आपने माल खरीदा था, माइनस सभी प्रकार के डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 4,000 डिस्काउंट माइनस किया, कितना आया बेटा 36,000। इसके ऊपर CGST और SGST कैलकुलेट कर लो, कितना परसेंट, 9%, वो आ जाएगा 3240 और 3240। मैं जान के ना अमाउंट ही ले आया हूँ। देखो कुछ नया ही नहीं है, कैलकुलेशन ही तो बस सिखानी है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एंट्री तो आपको आती है, माल खरीदने की एंट्री क्या होती थी, परचेजेस टू संजीव। अब जीएसटी भी ले रहे हो तो इनपुट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। माल अगर आप बैंक से खरीद रहे हो, मान लो चेक से खरीद रहे हो, तो जो भी अमाउंट था कैसे था, 60,000 था ना, दिखा देता हूँ। देखो ये कितना अमाउंट है, 60,000। कितना है बेटा, 60,000 अमाउंट है। तो 60,000 का 10% अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपया। तो कितना हो गया बेटा, 54,000। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 9% जीएसटी लगा दिया, 9% जीएसटी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई।
अगर डिस्काउंट भी है, मान लो अगर आप कोई कैश डिस्काउंट दे भी रहे हो तो 2% डिस्काउंट काटा लाख रुपए के माल पर और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1 लाख का माल हो गया, पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कितना आया बेटा 90,000, इसके ऊपर 2% डिस्काउंट हो गया 1800, तो 88,200, इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा जीएसटी, इसके ऊपर लगाओ सीजीएसटी, इसके ऊपर लगाओ एसजीएसटी। तो 90,000 का माल है, इसके ऊपर ये जीएसटी आया, इसके ऊपर ये जीएसटी आया, टोटल आ गया 1800 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट। यहां तो परचेजेस के बाद तो ट्रेड डिस्काउंट वाला ही अमाउंट आता है ना, परचेजेस में ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला ही अमाउंट आएगा, वो तो पहले से ही पता है हमको। तो ये एंट्री बस, अब आपको क्या चीज बढ़ गई, यही तो बढ़ गई। और ये किस पर लगाना है आपको, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, आपको हर प्रकार का डिस्काउंट माइनस करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ टीडी था, इस क्वेश्चन में सिर्फ टीडी था, इस क्वेश्चन में टीडी भी था और सीडी भी था, उसके बाद इसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी कितना आया 7938, चेक कर लेना 7938, यही होगा और हो ही नहीं सकता कुछ और, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप माल बेच रहे हो, 40,000 का माल आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा, तो जीएसटी आप कलेक्ट करोगे, ये रहा, ठीक है जी। तो आपने 40,000 का माल बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना आया बेटा 36,000, इसके ऊपर आपने जीएसटी लगाया 3240, 36,000, टोटल अमाउंट आप भुवन से लोगे और यहाँ बैंक की आ गई। अगर ऐसे ही काम अगर आप डिस्काउंट का करोगे, देखो ये रही हमारी 7th एंट्री, 1 लाख का माल बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हो गई 2% कैश डिस्काउंट के बाद। तो 2% कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ आ गया, ये रहा, हाँ ये रहा। तो 1 लाख रुपए में से 10% माइनस हुआ, 90,000 आया, 90,000 में फिर 1800, सेम तो एंट्री, बस यहाँ बेच रहे हैं, 88,200 आया, इसके ऊपर जीएसटी ये लगा हुआ, चेक कर लो, ठीक है ना। कुछ भी एंट्री नहीं है, जितना डिस्काउंट काटने के बाद अमाउंट आएगा उसके ऊपर जीएसटी लगानी है। इनपुट डेबिट होते हैं दोनों, आउटपुट क्रेडिट होते हैं। यही माल अगर आप कहीं और बेच रहे हो, जैसे आप चंडीगढ़ के डीलर हो, हम तो कहाँ के हैं, रमन, और ये कहाँ का है, राजीव, चंडीगढ़ का। तो दिल्ली का बंदा चंडीगढ़ में माल बेच रहा है, तो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, आईजीएसटी। बात वही है, पहले क्या होगा, 50,000 में से माइनस करोगे 10%, वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, बुक्स में एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा सारा कुछ। 45,000, इसके ऊपर आपने 18% जोड़ देना है, 8100 आ गया, जोड़ दिया 18%। इनपुट आईजीएसटी, खरीदोगे तो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, बाकी सब सेम है। और जब बेचोगे तो क्या हो गया, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। सिंपल सा फंडा है। अमाउंट निकालना थोड़ा सा औखा हो सकता है, कैलकुलेशन टफ हो सकती है, क्योंकि पॉइंट्स में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे देख लो ये अमाउंट थोड़ा क्लमजी है, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। जो भी वैल्यू है आपकी माइनस ऑल डिस्काउंट, उसके ऊपर आपने जीएसटी ठोक देना है। क्लियर है बेटा। बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। जर्नल एंट्रीज फॉलोइंग अखिल, अखिल की किताब में जर्नल एंट्री। अब ये कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 पर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। तो इसका जो जीएसटी आपने भरा था आपको मिलना तो है नहीं, तो इस जीएसटी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट मारना पड़ेगा। देखो जो इनपुट आपने भरा था अब वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी छूट आपको कभी भी नहीं मिलनी, वो खर्चा ही समझ लो अब तो तुम अपना। ठीक है जी। तो ड्राइंग्स 5900 की हुई। यानी अगर मान लो मेरे गोदाम में, मान लो जूतों का एक मैं काम करता हूँ, 5,000 का जूता खरीदा था और उसके ऊपर 18% जीएसटी ऑलरेडी भर रखा है, और वो जूता मैं पहन के चलना शुरू कर दूं तो वो जूता मेरे को तो 5900 का ही तो पड़ेगा। पर सिंपल सी बात है, वो जूता कितने का पड़ेगा मेरे को, 5900 का। क्लियर। ऐसे ही मैं दान कर दूं, मान लो मेरी दुकान पर, मेरे ढाबे पर एक बंदा आता है, कहता है भाऊजी दाल रोटी सब्जी खिला दो, बहुत भूख लग रही है। मैं कहा ठीक है बैठाओ जी इसको। मैंने उसको 200 रुपये का खाना खिलाया, कोई और कस्टमर बैठता तो उसको बिल देता, 200 रुपये का दाल मखनी और खाना वाना खा के गया, और 10 रुपीज़ मान लो जीएसटी था, तो 210 रुपये। उससे मैं ये थोड़ा ना कहूँगा भाई देख खाना तो मैंने तेरे को खिला दिया, 10 रुपये तो जीएसटी के तो दे दे, ऐसा तो नहीं है। तो मेरा दान कितने का हुआ, 200 प्लस 10 यानी 210 रुपये का, तो डोनेशन हो गया। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस करने के लिए आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, समझ रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ आ गई। या सैंपल में गुड्स बांट रहे हो, ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। गुड्स में आग लग गई,
मान लो ये प्रोडक्ट 118 का था, पड़ा हुआ था, आग में भस्म हो गया, नुकसान कितने का हुआ? 100 + 18। तो जो भी आपने जीएसटी भरा था वो क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी अगर आप स्टेशनरी खरीदोगे तो जीएसटी भरोगे, कमीशन दोगे तो जीएसटी भरोगे, और अगर कमीशन रिसीव करोगे तो जीएसटी मांगोगे। ये नॉर्मल एंट्रीज है, ये नॉर्मल एंट्रीज है। इसके ऊपर जितनी भी एंट्री है वो कौन सी वाली है बेटा? रिवर्स्ड वाली एंट्री है, कि जो जीएसटी आपने भरा था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये सारी एंट्रियां रिवर्स वाली एंट्री है। ये नॉर्मल एंट्री है। स्टेशनरी खरीदोगे, पेन, पार्कर का पेन ले आए, कार्टेज शीट ले आए, क्रेयॉन्स ले आए, जो भी आप अगर स्टेशनरी के आइटम खरीद रहे हो तो वो क्या हो गया बेटा? आपको जीएसटी भरना है। कमीशन दोगे तो भी जीएसटी भरना है, कमीशन लोगे तो भी क्या करना है बेटा? जीएसटी भरना है। ठीक है जी, लेना है। फिर ये तो हो गया जर्नल। जर्नल में कुछ भी नहीं है, बस जीएसटी, बस इनपुट और आउटपुट आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। आप सारे क्वेश्चन कर लेना, सारी इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन, ज़्यादा है ही नहीं। 3 से लेकर 4 इलस्ट्रेशन है, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन है, सारे निपटा देना, जो एंट्री ना है पूछ लेना। फिर आता है कैश बुक। फिर क्या आता है बेटा? कैश बुक। कैश बुक में कुछ नहीं है, पूरे के पूरे कैश बुक। आपको लग रहा है सर ये वाला पूरा कैश बुक है? हाँ भाई, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। 50 बारी कर चुके हो तुम लोग कैश बुक चैप्टर के अंदर। बस अब जब माल खरीदेंगे और बेचेंगे, बाकी सारी ट्रांजेक्शन वही है, वही कॉन्ट्रा, वही चेक इन हैंड, वही एंडोर्समेंट, वो सारी ट्रांजेक्शन वैसी हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा आया बैंक में जमा कराया, चेक मिला बैंक में जमा कराया, किसी को पेमेंट चेक से की, वो नॉर्मल है। लेकिन जब आप माल खरीद रहे हो और माल बेच रहे हो कैश में, तो जीएसटी आएगा ना। अब जैसे पहली ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया, बिजनेस शुरुआत की आपने, कोई इसमें जीएसटी नहीं है। माल खरीदा आपने शाम ट्रेडर से लखनऊ 3000, जीएसटी एसजीएसटी, और पेमेंट आपको चेक से मिली। तो अब देखो, अब शाम से आपने माल खरीदा, तो माल खरीदा, जीएसटी दी, तो ये तीनों ट्रांजैक्शन है, ये एक साथ रिकॉर्ड होंगी। देखो ये कलेक्टिवली रिकॉर्ड होगा। जो आपने माल खरीदा वो जीएसटी, पहले आपने जो माल खरीदा उसकी वैल्यू, फिर जीएसटी भी दिया, फिर एसजीएसटी भी दिया, ऐसा है। फिर जब आपने माल बेचा, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर बेचा है तो उसका जीएसटी आ गया, देख रहे हो। फिर आपने दोबारा माल खरीदा है 4 को, फिर उसका जीएसटी आ गया। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में आपको जीएसटी नजर नहीं आएगा, यानी वही जैसे पुराना कैश बुक चलता था वैसे ही है। जब भी माल खरीदो या बेचो, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ बेच रहे हो, तो वहाँ पर जीएसटी आ जाएगा। बेचोगे तो आउटपुट पैसा आएगा, और खरीदोगे तो इनपुट यानी पैसा जाएगा। बाकी सब वही है, कोई चेंजेस नहीं है। परचेज बुक में देखो, माल खरीदते थे पहले, आपको याद होगा हमने कैरियज और फ्रेट इनवर्ट्स के हमने वो बनाए थे कॉलम, अब जीएसटी के कॉलम बन जाएंगे परचेज बुक के अंदर। बस अब क्या होगा, इनपुट 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 के कॉलम बन जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। जैसे आपने माल खरीदा है जोशी ब्रदर्स से, 10 फिलिप की ट्यूबलाइट 200 रुपये की एक, तो 2000 रुपये हो गया। 50 क्रम्पटन के बल्ब कितना हो गया? 5000, टोटल कितना हो गया? 7000। ट्रेड डिस्काउंट काटा 10%, कितना बचा? 6300। इसके ऊपर 6%, इसके ऊपर 6% जीएसटी ठोका, ये आ गया अमाउंट हमारा। ठीक है जी, यहाँ आ गया 6300, यहाँ आ गया ये, यहाँ आ गया ये, डैश डैश, इतना बिल आ गया। जैसे कैरिज और फ्रेट वाला करते थे। इसके बाद अगर बात करें, 25 हीटर 800 रुपये का, 20,000 बिल बन गया। 12 क्रम्पटन फैंस हैं 1600 रुपये के, 24,000, टोटल आ गया 44। लेस हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ये अमाउंट आया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई। इसके ऊपर जीएसटी लगाना शुरू कर दिया। कैसा लगाया? आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि हमने माल कहाँ बेचा है? दिल्ली में, और हम कहाँ के हैं? कोलकाता के। हम कहाँ के हैं? कोलकाता के। तो ये क्या हो गया? आईजीएसटी हो गया। तो ये ना, ये इनपुट में आएगा, इधर आएगा, ये कहाँ आएगा? इधर आएगा। तो हमने आईजीएसटी के कॉलम में अमाउंट लिख दिया, टोटल वहाँ लिख दिया। तो कॉलम डेवलप करने हैं, जैसे यहाँ पर भी हमने कॉलम डेवलप कर दिया, और वह टोटल कर देना सबका। ऐसी सेल बुक के अंदर भी यही करना है। हम कहाँ के हैं? कोलकाता के। माल बेच रहे हो, अगर आप असम में माल बेच रहे हो तो आईजीएसटी लगेगा। अब यहाँ लगेगा, आउटपुट का कॉलम आएगा, तो आईजीएसटी यहाँ पर डाल दिया। फिर अगर आप कोलकाता में माल बेच रहे हो तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ अमाउंट आ गया। समझ गए? तो दिस इज द चैप्टर, और कुछ भी नहीं है। मेजर जो पोर्शन है, देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रैक्टिस तो करनी है, 1-2 क्वेश्चन कैश बुक के, 1-2 क्वेश्चन परचेज बुक के, 2-4 क्वेश्चन जर्नल के, थोड़े ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन जर्नल के। लेकिन जो बेसिक मेजर फंडा है ना, वो थ्योरी का है, क्योंकि इस थ्योरी की वजह से ही आप डेबिट और क्रेडिट, इनपुट कब डेबिट करना है, कब उल्टा मारना है, कब रिवर्स मारना है, कब देना ही नहीं। मान लो सैलरी वेजेस है तो जीएसटी लेना ही नहीं आपने। कोई एंट्री आती है सैलरी पेड टू राम, तो
कैश टू सैलरी टू कैश एंट्री होगी, कोई जीएसटी आएगा ही नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि वो एग्जम्प्टेड है। तो बस थोड़ा सा थ्योरी पर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान देना है। तो अब आप क्या करोगे? जर्नल के क्वेश्चंस करोगे, परचेज बुक के क्वेश्चन करोगे, कैश बुक के क्वेश्चन करोगे, अदर बुक से क्वेश्चन करोगे। दो और जर्नल के 4। ठीक है जी, कोई भी 4 क्वेश्चन उठा लो, समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मेजर ध्यान किस पे देना है? थ्योरी पर। तो अब बहुत अच्छे से सारे ईच एंड एवरी पेज, ईच एंड एवरी लाइन पढ़ोगे अपनी बुक्स की, जीएसटी की। एक बार ही तो पढ़ना, उसके बाद जीवन में मैंने आपको बताया ना 4-5 साल नहीं पढ़ना। पेपर से पहले भी नहीं पढ़ता कोई बच्चा जीएसटी इतना डीपली, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, 1 टाइम पढ़ने वाला चैप्टर है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।